हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सेंट्रल एजेंसीज का क्या रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है मानी रीड्स, जिसपे हम बुक्स के बारे में बातें करते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आपके अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रोल ऑफ सेंट्रल एजेंसीज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देखिए क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है इंटरनल सिक्योरिटी और एक होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। राइट, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो बेसिकली होता है कि आपके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं या आपके जो नेबर्स हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनसे आपके रिलेशन कैसे हैं उस पर डिपेंड करती है कि आपकी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो कैसी रहेगी। इसके लिए हमारी आर्मी है, हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, वो काम करती है हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में के लिए। और दूसरी बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी में बेसिकली पुलिस आती है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। पुलिस क्या करती है? पुलिस बेसिकली स्टेट के अंडर होती है, हर एक स्टेट की अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और एक आता है आपका सेंट्रल एजेंसीज, जिसमें जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, ये कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और कुछ जो है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आती है। तो उन्हीं सेंट्रल एजेंसीज का क्या रोल होता है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, वो आज इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताना चाहूँगी आपको, एक होता है बेसिकली सुपरिटेंडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, और एक होता है आपका कमिश्नरेट सिस्टम। इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो न्यूज़ में रहा है। तो बात करते सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो स्टेट की पुलिस फोर्स हैं उनके ऊपर एक्सरसाइज जो कंट्रोल है वो कौन एक्सरसाइज करता है? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आप बोलते हो, वो एसपी को डायरेक्शन देता है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सुपरविजन जो वो इंश्योर करता है। वाई? बिकॉज इसको बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो डीएम के पास भी है और वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और जो मेट्रोपॉलिटन या जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ड्यूअल सिस्टम की बजाय कमिश्नरेट सिस्टम होता है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? दो अथॉरिटी हैं, एक होता है डीएम और एक होता है एसपी। डीएम वैसे आता है आपका नॉर्मल जो आपका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या डे टू डे, या जिसको आप बोलते हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में डीएम का रोल होता है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो है वो एसपी का रोल होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हो इनको तो ये देखने को मिलता है कि डीएम कैन गिव ऑर्डर टू द एसपी रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो आपकी पुलिस फोर्स है डिस्ट्रिक्ट की, एसपी डायरेक्ट उसको मेंटेन कर सकता है, डायरेक्ट डायरेक्शंस दे सकता है, या फिर डीएम एसपी को देगा और एसपी फिर आगे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा जैसे डीएम ने कहा है वैसे, ठीक है। तो न केवल एक चीज़ और, एक होता है आपका पूरा पुलिस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जितना भी आपका पुलिस स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है, और एक आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की होती है। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हो तो यहाँ पर एसपी है, एसपी को टॉप से ऑर्डर मिल रहे हैं अपनी हायरार्की से, उसके जो सुपरवाइजर होंगे, जो आप उनके सुपीरियर अथॉरिटी है वो ऑर्डर दे रही है। साथ ही साथ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम है वो भी इनको ऑर्डर दे रहा है, या कह सकते हैं ये भी जो है उनको डायरेक्शंस दे रहा है। इसको बोलते हैं ड्यूअल कंट्रोल या ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। आई होप मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड द कमिश्नरेट सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम को इसमें क्या होता है कि जो ड्यूअल कमांड है, दो लोगों के पास कमांड है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, किसके पास? एसपी के पास भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी है। सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द डीएम एंड बेसिकली क्या होता है
कि वारंट इशू करना, लाइसेंस देना, ये बेसिकली डीएम के पास होता है। और पुलिस का काम जो नॉर्मली क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, अरेस्ट करना, ये जनरली देखा जाता है कि एसपी के अंडर रहेगी ये चीज़ें। तो ये क्या होता है, आपने बहुत सारा काम जो है वो डीएम को दे दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वारंट इशू करना, लाइसेंस देना, ये तो क्या होता है कि पुलिस के पास, जो पुलिस अथॉरिटी, उनके पास एक्चुअली बहुत कम पावर रह जाती है। और डीएम की जो है वो इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। एंड एसपी के साथ जो है जनरली जो हायरार्की होती है पुलिस की, उसमें क्या आता है, एसपी के अंडर एडिशनल और असिस्टेंट या डिप्टी एसपी होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद में जो आपकी कांस्टेबल्स होते हैं। ठीक है, ये अगर पूरी हायरार्की बनाए तो मान लीजिए एसपी है, एसपी के साथ काम करने के लिए डीएसपी हैं या एडिशनल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। इसके अलावा फिर आपके इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, और इंस्पेक्टर के बाद फिर आपके कांस्टेबल्स आते हैं। ठीक है, ये पूरी हायरार्की बनती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमिश्नरेट सिस्टम की। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि ये पूरा यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बना दिया। दो कमांड स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ एक बंदा ही कमांड देगा, जिसको बोला जाता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, इनकी जो रैंक होती है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या उनसे अबो रैंक देखने को मिलती है। एंड ही जो पर्टिकुलर कमिश्नर होगा वो सोल अथॉरिटी होगी विद इन द सिटी। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्विक रिस्पॉन्स, आप क्विकली रिस्पॉन्स कर पाते हो टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एंड जितनी भी पुलिसिंग और मजिस्ट्रेसी की जो भी पावर होती है वो कमिश्नरेट के पास होती है। एंड ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस चीफ। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उनकी जो है वो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, लेसर अकाउंटेबिलिटी टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कमिश्नर को असिस्ट कौन करता है, स्पेशल, जॉइंट या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इंस्पेक्टर, एंड देन फिर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहती है, यानी कि कॉन्स्टेबल्स होते हैं। ये था कमिश्नरेट सिस्टम। अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि सेंटर, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उनके नाम देखते हैं और फिर उनके काम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली एजेंसी दैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो। नाम से पता चल रहा है काम क्या है, इंटेलिजेंस गैदरिंग। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ये भी इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्राइम को लेकर के ही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑब्वियसली रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग अकेडमीज, एंड देन रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आई होप आप सब ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, रॉ का। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नाट ग्रिड, ये पूरा इंफॉर्मेशन का ग्रिड बनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलर नारकोटिक्स से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनको ध्यान में रखने के लिए। एंड फिर आता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उनके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे मैटर जो है ये हैंडल करती है, चाहे वो एस्पायनेज हो, इंसर्जेंसी हो या टेररिज्म हो। और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एंड अदर सोर्सेज, इट इज़ रेप्यूटेड टू बी द ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इसके जो ऑर्गेनाइजेशन या कैसे काम करती है वो काफ़ी सीक्रेट है, काफ़ी सिक्रेटिव नेचर का है। एंड बेसिकली इसका काम है इंटेलिजेंस गैदर करना फ्रॉम विद इन इंडिया, एंड इट ऑल्सो एग्जीक्यूट, it does not only collect the information but also execute counter intelligence and counter terrorism task. According to Wikipedia, IB को ट्रेन किया गया था by the Soviet KGB from 1950s onward till the collapse of Soviet Union. ठीक है, आगे बात करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि IB पहले सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी, यानी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम आईबी का था। लेकिन आईबी को सिर्फ इंटरनल का काम सौंप दिया और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम जो है वो अदर एजेंसी को दे दिया। और कौन सी एजेंसी को? रॉ को। तो आज जो आप देख रहे हो कि रॉ के एजेंट्स जा रहे हैं अदर कंट्री में, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1968 ऑनवर्ड स्टार्ट हुई है ये काम, बिकॉज उससे पहले ये जो काम है वो आईबी के पास था। सो आईबी के जो फंक्शन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो बाइफरकेट करके, एंड आईबी वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस ओनली। एंड ये हुआ क्यों?
बाइफरकेट करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? तो 1962 के अंदर साइनो इंडियन वॉर हुई थी, चाइना के साथ इंडिया की वॉर हुई थी, एंड देन इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है 1965 में। तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज जो ये वॉर हुई थी इसमें आईबी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाने में फेल रही, प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड करवा पाई। इसकी वजह से इसको इंटरनल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम सौंपा गया और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो एक नई ब्रांच बनाएगी और वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को देगी कि अब आपका काम क्या है, वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग है। फिर बात आती है सेकंड इंपॉर्टेंट एजेंसी, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आजकल कोई भी क्राइम हो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बजाय हर कोई प्रेफर करता है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सो सीबीआई इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इसको सेटअप किया गया था अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, 46 इस एक्ट के अंडर। एंड बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग ऑल इंडिया और इंटरस्टेट रेमिफिकेशन। बेसिकली ऐसे क्राइम जो करप्शन, फाइनेंशियल स्कैम, सीरियस फ्रॉड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हों उनके लिए जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है। अगर सीबीआई को जांच करनी हो तो किस तरीके से वो उसके पास केस आएगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी उसको स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी ये चीज़ सीबीआई जो है वो जांच कर सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी जो है एट प्रेजेंट नवंबर 2020 सीबीआई और सीबीआई जांच से संबंधित जो स्टेट्स हैं उनकी कंसेंट ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो आप एक बार इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एंड नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि सेंट्रल एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आती है, तो डेफिनेटली हमारा ध्यान जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बट ध्यान रखिएगा सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर आती है। अदर देन दैट जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, उन मेंबर कंट्री इंटरपोल के बिहाफ पे जो है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है इंडिया में। So it is the nodal police agency in India which coordinate investigation on behalf of Interpol member country. Then इनके जो जितना भी फंक्शनिंग एरिया है इसका, इसमें से 3 इम्पोर्टेंट एरिया हैं जिनमें सीबीआई काम करती है। फर्स्ट इज एंटी करप्शन, सेकंड इकोनॉमिक क्राइम, थर्ड है स्पेशल क्राइम। देन इट में इंस्पेक्ट यानी कि ये इन सारे केसेस में भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पहला, ऐसे केस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के अगेंस्ट हो। सेकंड, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट हो। थर्ड, जहां पर डिसेप्शन, फ्रॉड, चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन रिलेटिंग टू कंपनीज in which huge funds are included or comparable different situation when carried out by organized gangs or expert lawbreaker having ramification in few states। कहीं पर ऐसा फ्रॉड हुआ हो, कोई ऐसा चीटिंग का केस देखने को मिला हो जिसका स्टेट्स के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर भी सीबीआई जांच करवाई जा सकती है। द केसेस हैविंग interstate and international consequences, and then the case relating to the rupture of central law with the enforcement of which the government of India is mainly concerned। अगर सेंट्रल लॉ का कहीं उल्लंघन होता है, कोई वॉयलेट करता है, तो वहाँ पर भी कौन वो करेगा? सीबीआई जांच की जा सकती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर हमसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिस हुआ हो तो। सीबीआई बहुत सारे रीज़न की वजह से न्यूज़ में थी, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इसके बैकग्राउंड का भी और साथ ही साथ किस टाइप के केसेस को ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। देन आता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। 2008 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 2008 में टेरर अटैक्स होते हैं मुंबई के अंदर, तो 2008 में इसको सेटअप किया गया और मेनली ये ऐसे केसेस को लेकर के रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये सारे लॉ के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ 8 ऐसे स्पेसिफाइड लॉ हैं। अगर उन लॉ को कोई वॉयलेट करता है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एनआईए बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करती है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
ईदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सुओ मोटो। रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है एनआईए एक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट अमेंडमेंट क्या रही। वो 8 एक्ट कौन से हैं वो यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे हैं, ये ऐसे कानून हैं जो जिनका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा। एटमिक एनर्जी है, अनलॉफुल एक्टिविटी, एंटी हाईजैकिंग, देन सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सार्क कन्वेंशन, और ये फिर मैरीटाइम नेविगेशन के अगेंस्ट सेफ्टी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड ऑफेंस अंडर द चैप्टर 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 489A to 489E इंडियन पीनल कोड के ये जो 2 सेक्शन है, इस इन 8 लॉ को अगर आप वोलेट करते हो तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। ये क्या करता है, बेसिकली सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है रिगार्डिंग क्राइम अक्रॉस द कंट्री एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और डिसेमिनेट करना टू द वेरियस स्टेट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड कोर्ट एंड प्रोसिक्यूटर्स। ये इस ब्यूरो का काम है। बेसिकली इट फंक्शन एज द नेशनल स्टोर हाउस फॉर फिंगर रिकॉर्ड्स ऑफ कन्विक्टेड पर्सन। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और कन्विक्ट हुआ है तो उसका जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। फिर आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुलिस रिसर्च करती है, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करती है, लेकिन पुलिस फोर्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है विद इन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कौन हैंडल करेगा। तो उसके लिए ये ब्यूरो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ये बेसिकली क्या करता है, इट वॉज सेटअप विद द मैंडेट टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ पुलिस फोर्स इन द कंट्री। ये क्या करेगा, ये साइंस एंड टेक का यूज़ करेगा पुलिस वर्क में, देन पुलिस की जो ट्रेनिंग नीड्स हैं उनको मॉनिटर करेगा और असिस्ट भी करेगा, कोई पर्टिकुलर टाइप की अगर नीड्स हैं, ठीक है। एंड देन स्टेट पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन बहुत हेल्प करती है, मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि लेटेस्ट वेपन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टिगेशन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And then assisting the center in developing quality standards with respect to the police equipment and infrastructure। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट कहाँ से अगर वो इम्प्रूवमेंट करनी हो तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। फिर आता है ट्रेनिंग अकेडमी। 2 नेशनल ट्रेनिंग अकेडमी है दैट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। द वेरी फर्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी एंड दूसरी आती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी। आई होप आप सब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल अकेडमी का नाम सुना होगा, बिकॉज अगर आप आईपीएस बनते हो तो डेफिनेटली इस अकेडमी में आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। ये हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर आईपीएस ऑफिसर एंड फॉर द ट्रेनर्स ऑफ वेरियस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। बाकी पूरी कंट्री में जो पुलिस ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, आईपीएस के अलावा जो बाकी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनर्स जो होते हैं, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करने का काम कौन करती है, ये इस एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा। देन नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी मेघालय में है। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो नेक्स्ट जो एजेंसी है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रो। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। 1968 से पहले आईबी को ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम दिया गया था, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम। इसके बाद में जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम है वो रो को सौंप दिया था। स्टार्टिंग में रो के जो पर्सनल्स होते थे वो मेनली आईबी, आईपीएस और इंडियन मिलिट्री या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पर्सनल्स थे वो ही रो में अपॉइंट किए जाते थे। तो जब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम सौंपा गया रो को, इसके बाद में एक डेडिकेटेड रिसर्च विंग बनाई गई, मेनली टू कीप एन आई ऑन द एक्शन एंड मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी और 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई थी, और आईबी इनके बारे में इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराने में फेलियर या सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम रो को सौंप दिया गया। तो मेनली ये ध्यान रखिएगा, मेनली पाकिस्तान और चाइना की जो मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करने का काम रो को सौंपा गया है।
इसके बाद बात करते हैं कि जो इनके चीफ होते हैं रो के, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ऑब्वियसली ये जो विंग है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर काम करती है रो, एंड इट इज़ द चीफ ऑफ रो इज़ एंटाइटल्ड एज सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना। ही और शी इज़ ओनली आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी। वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के जवाब देती हैं ऑन एनी इशू, एंड जो रो है उसको आरटीआई एक्ट के जो रीच है उससे बाहर रखा गया है। मतलब आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते कि रो कैसे काम कर रही है, उसके एजेंट कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि आरटीआई के काफ़ी एग्जेम्प्टेड प्रोविजंस हैं आरटीआई के अंडर जिनमें बेसिकली आरटीआई नहीं लग सकती। उनमें से एक है आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज, राइट। तो यहाँ पर इसको अलग रखा गया है, आउट ऑफ द रीच ऑफ राइट आरटीआई एक्ट। Then it monitors the political and military development in the neighboring countries which have a direct bearing on India's national security and in the genesis of its foreign policy. किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है कि उसके नेबरिंग कंट्री में क्या मिलिट्री डेवलपमेंट हो रही है और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज सच आपको पता चल जाती है थ्रू द न्यूज़ एंड एनी अदर मीडियम, बट मिलिट्री डेवलपमेंट ईजिली पता नहीं चल पाती, और काफ़ी ऐसे स्मॉल ऐसे डेवलपमेंट होती है जो एक्चुअल में काफ़ी इम्पैक्टफुल होती हैं बट उनका पता नहीं चल पाता। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसका काम है, वो रो का काम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुए थे उसके बाद में एक एनआईए बनाई गई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और एक बनाया गया था नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इट वाज प्रपोज्ड इन द रिपरकशंस ऑफ द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई इन 2008, एंड ये है कि ये बेसिकली इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं इंडिया के अंडर, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन सब का यहाँ पर डेटाबेस आपको मिल जाएगा ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे डेटा को या इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो इस डेटा को जो नेट ग्रिड का डेटा है उसको एक्सेस कर सकती है सेंट्रल एजेंसी इंक्लूडिंग रो, आईबी, सीबीआई एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ अटैच की गई है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कई बार क्या है इसको अपोजिशन भी फेस करना पड़ा है कि अगर मान लो इतना सारा डेटा है यहाँ पर, अगर डेटा इन्फ्रिंज हो जाए या प्राइवेसी का कंसर्न कई बार उभर करके सामने भी आया है। फिर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या है, सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है या फिर कह सकते हैं चीफ लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है, मेनली टू डील विद द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मिस हैंडलिंग ऑफ अनलॉफुल एंड इलीगल सब्सटेंस। अगर कोई भी इलीगल सब्सटेंस, खास करके ड्रग से रिलेटेड अगर कोई ट्रैफिकिंग हो रही है तो उनसे डील करने के लिए कौन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। और अगर आप हमारे डीपीएसपी पढ़ते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 47, वो ये कहता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हार्मफुल टू वेलबींग। ऐसी जहरीली कोई भी ड्रग, ठीक है, जो मेडिसिनल पर्पज़ को एक साइड में रख करके ऐसी कोई भी ड्रग जो नुकसान पहुंचा सकती है उसको रोकना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो डायरेक्टर होते हैं एनसीबी के डायरेक्टर जनरल, वो बेसिकली एक आईपीएस होते हैं या फिर रिवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर होते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है उसके अंडर, एंड बेसिकली इन सारी चीज़ों की स्मगलिंग को रोकना ही इसका मेन काम होता है। इट इन्फोर्सेस द प्रोहिबिशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, गोल्ड, डायमंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फॉरेन करेंसी एंड काउंटरफिट करेंसी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करती, ये सारी एजेंसी मिलकर के इंश्योर करती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई एजेंसी हमसे मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई डू होप कि आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।